वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले लेसन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे थे। मैं उनको जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो टर्म्स, ये वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये वो नहीं है जो आमतौर पर किताबों में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो जो नाम उन्होंने लॉज के रखे हैं वो बड़े इलॉजिकल लगे मुझे, इसलिए मैंने बच्चों की आसानी के लिए इनको सादा ज़बान में, सादा अल्फाज में लिख दिया है। तो जो पहला कानून हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, वो था सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, दूसरा था डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स, तीसरा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, चौथा एक कानून हमने पढ़ा था जीरो एक्सपोनेंट। अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, वो कैसे काम करता है, ये सब हमने पिछले लेसन में समझा था। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इनकी मदद से हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बेस पे इस एक्सरसाइज को करना है। क्लास 9th सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है मेरे हाथ में। एक्सरसाइज नंबर है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 1.4। इन लॉज को मैं ये लिखा रहने दे रहा हूँ। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.4 है एंड दिस इज द सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है ये। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। मैं इसमें से कुछ एक आध सवाल करके बताऊंगा आपको। पहला सवाल नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने के लिए उसको कर रहा हूँ। दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे एक डॉट है, मैं इस डॉट की भी आपको तारीफ बता दूं कि डॉट कैसा है और उसे कहाँ होना चाहिए। और नीचे है 10 स्क्वायर। इसमें 3 नंबर दिए हुए इस सवाल में और कहा गया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आपने इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिख देना है। जो जो फंक्शन इसमें आपको नज़र आ रहे हैं वो सब आपने कर देने हैं। बाद में जो सिंपल एक आंसर आएगा, एक नंबर आएगा, वो आपका जवाब होगा। ये जो डॉट है यहाँ पे, ये डॉट अगर आप किताब में देखेंगे या प्रिंटिंग बुक्स में देखेंगे तो ये यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ये इस जगह पे अगर डॉट लगाया जाएगा तो उसका मतलब होगा डेसिमल पॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर इस तरह लिखेंगे हम और डॉट को यहाँ लगाएंगे तो इसका मतलब होगा 2.5, दैट इज 5/2। ठीक है, लेकिन अगर इसी डॉट को हम जरा सा ऊपर कर दें, बीच में कर दें नंबर्स के, तो इसका मतलब बदल जाता है। अब ये डॉट जो है ये यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। इनको मैं अलग कर दूं। जबकि ये डॉट जो है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। दोनों डॉट्स हैं, फर्क क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है वो बेस लाइन पे लगाया जाता है। जिस लाइन पे नंबर लिखे गए हैं ये बिल्कुल उसी लाइन पे लगता है, जबकि मल्टीप्लाई वाला डॉट नंबर्स के दरमियान में होता है। मैंने इस डॉट को तो नीचे लगाया, देखने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये गलत लगा हुआ है। इस डॉट को यहाँ होना चाहिए। आपकी किताब में भी ये दरमियान में दिया गया है और इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि मल्टीप्लाई का जो साइन है वो अलजेब्रा में आके किस तरह की शक्ल अख्तियार कर सकता है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो याद रखिए, जब भी हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो सबसे नियरेस्ट और सबसे करीब तरीन टर्म है वो है बेस। अगर कहीं भी कोई एक्सपोनेंट है, सपोज 5 क्यूब लिखा होगा है, तो सवाल होगा कि क्यूब है, पावर 3 है, किस पर है? वो है 5 पर, लिहाजा 5 हो गया इसकी बेस। बेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बेस है 2, ये बेस है 5 और ये बेस है 10। सारी की सारी बेसिस अलग है। अगर सबके सब अलग हैं तो फिर क्या एक्सपोनेंट सेम है? तो एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। एक 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी चीज सेम नहीं है। तो इसको तो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास या तो एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए या बेस सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 10 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 10
टूट सकता है, कंपोजिट नंबर है, तो 10 को हम दो कंपोनेंट्स में या दो फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारे पास सेम बेस पैदा हो जाएगी। न्यूमिनेटर तो यही है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 बट टाइम्स 5 एंड होल पावर, ये पावर 2 इस पर आ जाएगी। अब ये 10 जो था 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 में टूट चुका है। न्यूमिनेटर अपनी जगह एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर अब ये पावर 2 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि 2 अगर कोई एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स पे, डिवाइड होने वाले नंबर्स पे लगाया जाएगा तो उन तमाम नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 5 की पावर 2। अब हमारे पास कुछ सेम बेस क्रिएट हो चुके हैं। एक तो 2 आ गए यहाँ पे और यहाँ पर 5 आ गया। हम 2 को 2 के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 को 5 के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लॉ जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये जो दोनों का बेस सेम है, तो ये 2 जो है यहाँ पे सेम बेस है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों 5 हैं, इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि नीचे वाला जो नंबर है उसका एक्सपोनेंट ऊपर वाले में से माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 2, ये 2 ऊपर आके इस 4 में से माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन अपनी जगह ऐसे ही है, और 5 की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2। अब क्या होगा अगले स्टेप में, 2 की पावर 4 माइनस 2 है तो ये क्या रह जाएगा 2 की पावर 2, और 5 की पावर है 3 माइनस 2, तो ये क्या रह जाएगा 5 की पावर 1। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई, जब भी सिंप्लीफाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो कि सिंप्लीफाई करें, तो आपको उसे आखिर तक करना है जबकि करने को कुछ ना बचे, एक मुख्तसर तरीन नंबर आ जाए, सिंपलेस्ट नंबर की फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि इनका बेस भी मुख्तलिफ है, इनके एक्सपोनेंट मुख्तलिफ है, इसका 2 है इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 की पावर 2 जो है वो बन जाएगा 4 टाइम्स 5। अब इनके एक्सपोनेंट सेम है, 1 1 लिहाजा इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 20। ये अब हम 20 को मजीद मुख्तसर नहीं कर सकते, इसको मजीद आसान या सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं ला सकते, लिहाजा ये ही सिंप्लीफाइड आंसर है इस क्वेश्चन का, 2 की पावर 4 टाइम्स 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ये दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं किया है, आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप उसको खुद करेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट, और अब मैं थर्ड पार्ट करना चाह रहा हूँ। थर्ड पार्ट करने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि बेस को देखिएगा, जब भी एक्सपोनेंट की बात की जाए तो बेस को देखना है। आई होप कि इस सवाल में आपको मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। आई एम मूविंग टू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये है, लेकिन वो जरा देखने में खौफनाक लग रहा है। मैं इसलिए उस सवाल को कर रहा हूं कि उसकी शक्ल बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन एक्चुअली वो सवाल बहुत आसान है, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये है a प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, बीच में डॉट है इनके, c प्लस डी क्यूब ओवर a प्लस बी, खाली लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट कुछ दिया नहीं है, हम देखेंगे कुछ ना दिया होता एक्सपोनेंट क्या होता है, एंड c प्लस d का एक्सपोनेंट है 2। अब हमें
इसको सिंप्लीफाई करना है। ये सवाल देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है, a प्लस बी पता नहीं क्या कुछ दिया हुआ है पे, लेकिन एक्सपोनेंट्स कहाँ हैं? एक्सपोनेंट्स को देखिए, एक्सपोनेंट्स कहाँ हैं? तो एक्सपोनेंट सिर्फ ये हैं 3 2 2 और यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब कोई एक्सपोनेंट नहीं होता है तो एक्सपोनेंट 1 होता है। अब क्या होगा? तो इस तरह का ये एक्सपोनेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो एक्सपोनेंट जिस चीज के ऊपर है वो बेस है। तो ये 2 का जो बेस है a प्लस बी है, इस 1 का बेस a प्लस बी है, तो दोनों का सेम बेस हो गया। इस तरह 3 का जो बेस है c प्लस डी है, इस 2 का बेस वो भी c प्लस डी है, ऐसे सेम बेस हो गए। तो सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हमें सिंपली इसमें डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स का लॉ अप्लाई करना है, दोनों सेम बेस है। तो ये एक्सपोनेंट इसमें से माइनस हो जाएगा, इट विल बी a प्लस बी 2 minus 1 multiplied by this is c प्लस d और ये पावर 3 है, इसमें से 2 माइनस 1। अब यहाँ बचता क्या है? a प्लस b की पावर 1 एंड c प्लस d की पावर भी 1। उसूली तौर पर तो हम जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उनका तो इस्तेमाल पूरा मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई करने को कहा गया था। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करें। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी भी नहीं है, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पिछली छोटी क्लास में पढ़ी होगी, मैंने इसको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई चीज़ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि हम इसमें से इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हम लिखेंगे, दैट विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर। ये होगा, देखें, a टाइम्स c प्लस डी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने इसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। दिस विल बी ac प्लस ab प्लस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने सीखा हुआ है। तो दिस इज bc प्लस bb। ये 4 टर्म्स आ गई हैं, एक ac है, ad है, bc bd। ये चारों टर्म्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। नथिंग इज लाइक, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, नहीं ऐड हो सकती हैं, तो लिहाजा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस गिवन क्वेश्चन की। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसके मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट आपके सामने सॉल्व किया है, और फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग उसको खुद करेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए क्वेश्चन 1 के सवाल को समझिए, इसमें कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 में उन्होंने सिंप्लीफाई करने को कहा है, लेकिन कहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज कीजिए। इसका मतलब आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करने के बाद सवाल को छोड़ देना है, आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हद तक इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके कुछ सवाल करते हैं, लेट्स सी। इसका क्वेश्चन 3 को हम अपने नेक्स्ट लेसन के लिए उठा के रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो उसमें से मैं तीसरे पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चंस हैं, लिहाजा मैं क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट कर रहा हूँ एक सैंपल के तौर पर। इट सेज negative 4/5 raised to the power 3 times negative 4/5 raised to the power 5. This is a very simple question, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्सपोनेंट्स क्या है? ये 3 और 5 है। एक्सपोनेंट किस पर है? ये एक्सपोनेंट -4/5 पे लगा हुआ है, ये एक्सपोनेंट भी -4/5 पे लगा हुआ है। सो दोनों के बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ये सिंपल कौन सा कानून है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, -4/5 और बेस को एक ही मरतबा लिखा जाएगा, दैट इज 3 + 5, सो इट विल बी -4/5 रेज़ टू द पावर 8। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट वाला लॉ इस्तेमाल कर दिया है और उससे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसको मजीद नहीं करेंगे, दैट इज ऑल।
इसके बाद में मैं इसका 6 पार्ट कर रहा हूँ। पहले 6 और इसके 3 मैं नंबर बता रहा हूँ, 1 2 3 6 एंड 7th। ये पार्ट्स बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो मैं इसमें से अब 7th पार्ट कर रहा हूँ और ये चारों पार्ट्स बिल्कुल एक ही तरह के हैं, तो आप लोगों को इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। विच वन? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, छठा और 7वां पार्ट। मैं 7वां पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह के सवाल जो देखने में जरा मुश्किल नजर आते हैं लेकिन वो कैसे होंगे। So this is the 7th part I'm trying. It says negative C over D, ब्रैकेट के दरमियान में वैसे डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, नेगेटिव C ओवर D। अब देखिए तीनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, नेगेटिव C ओवर D, सिर्फ इनके एक्सपोनेंट्स हैं 2 3 एंड 5। इन ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट अगर ब्रैकेट के साथ लिखा जाए और उसके दरमियान कुछ भी ना हो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर आप इन एक्सपोनेंट्स को देखें, 2 इसका बेस नेगेटिव C अपॉन D, 3 इसका बेस भी सेम है नेगेटिव C अपॉन D, सेम वे 5 का बेस भी सेम है नेगेटिव C अपॉन D। अगर बेस सेम है तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए हम लॉ इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये क्या होगा? नेगेटिव C अपॉन D। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के एक्सपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5। ये बन जाएगा नेगेटिव C अपॉन D, 2 प्लस 3 प्लस 5 is 10। सो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म, क्योंकि हमने इसको सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हम अपने नेक्स्ट लेसन के लिए उठा कर रखते हैं और उनको हम बाद में देखेंगे। मैंने एक ही जो कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स के लॉस होने थे वो वाले पार्ट्स मैंने हल किए और कुछ पार्ट्स आपके लिए छोड़े नेक्स्ट लेसन तक। थैंक यू वेरी मच।